Kinetic friction, the frictional force that acts against during the motion of an object in a direction opposite to the direction of the motion donated by Fk. फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट काम करे। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्ट करे उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन हेवी क्रेट स्टार्ट मोशन, जब हेवी क्रेट मोशन स्टार्ट करे तो उस वक्त जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नाउ रिप्लेस्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जो स्टैटिक फोर्स जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में पढ़ा था वो स्टैटिक फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिप्लेस करता है। इफ़ वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स द हेवी क्रेट आफ्टर इट स्टार्ट मूविंग इट एक्सेलरेट। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हेवी क्रेट जो है वो मोशन स्टार्ट करके एक्सेलरेट होता है। मीन दैट काइनेटिक फ्रिक्शनल इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल से। मतलब ये कि ये फोर्स इतना नहीं होता कि जो अप्लाई फोर्स होता है उससे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये मोशन स्टार्ट करता है, बॉडी के मोशन को अफोर्स या रेस्ट में बरकरार नहीं रख सकता। इन ऑर्डर टू ड्रैग द हेवी क्रेट विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी हैव टू रिड्यूस द फोर्स टू मेक इट इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शनल। और अगर हम क्रेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए तो हमें अप्लाई फोर्स रिड्यूस करके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर करना होगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या ये हेवी क्रेट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो एमसीक्यूज के लिए आपको याद करना होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। Coefficient of friction. The maximum static frictional force if is maximum between a pair of the surface has two main characteristics. Maximum static frictional टू सरफेस के दरमियान की दो हुसूसियात है, दो मेन हुसूसियात है। एक, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये इंडिपेंडेंट होगा एरिया ऑफ द कंटेक्ट। जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जिस एरिया पर कंटेक्ट करेगा वो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उस पर इंडिपेंडेंट होगा, उस पर इन्हिसार नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट द सरफेस आर हार्ड और नॉन डिफॉर्मेबल, जो शो करता है कि सरफेस इज हार्ड और नॉन डिफॉर्मेबल भी होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स। और इस स्टैटिक मैक्सिमम फोर्स जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड किस चीज़ के बराबर होगी, जो नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स जो हमने कहा कि इसको नॉर्मल फोर्स को हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स को परपेंडिकुलर फोर्स भी कहा जाता है, जो ये होता है ये नॉर्मल फोर्स। ये और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली रिलेटेड होगी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा और इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल कहते हैं। Where mu s is the constant of proportionality known as coefficient of static frictional in depend on the nature of the surface in contact before sliding. Coefficient of static frictional force is equal to, इस इक्वेशन से ये आया है। जब हम दोनों साइड एफ इन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी ये। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये म्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, म्यू नेचर ऑफ दिस सरफेस इन कंटेक्ट बिफोर स्लाइडिंग। बिफोर जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करेगा उससे पहले जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस ऑफ कंटेक्ट होगा, उस पर डिपेंड करेगा। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स नेचर ऑफ एरिया या सरफेस ऑफ कंटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल इज अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। जिस तरह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कंटेक्ट, इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कंटेक्ट पर इंडिपेंडेंट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ की, नॉर्मल फोर्स की। इस तरह जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल। और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट ड्यूरिंग स्लाइडिंग। ये बिफोर स्लाइडिंग पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस कंटेक्ट बिफोर स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये ड्यूरिंग स्लाइडिंग नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्स है, नॉर्मल फोर्स भी फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये रेशो है बिटवीन टू फोर्सेस, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। Coefficient of frictional is constant for a given pair of surface. For a different pair, it is different value for a frictional of the same pair of the surface, both static and kinetic frictional given below. इस टेबल में डिफरेंट सरफेस के लिए जो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, इस टेबल में दी हुई है। फ्रिक्शनल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड स्लाइडिंग और टेंडिंग टू स्लाइड ओवर वन अनदर। फ्रिक्शनल occur also in liquid in gases, both of which are called fluid. Fluid frictional occur is in object push aside the fluid it is moved through. ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सॉलिड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये लिक्विड और गैसेस जो दोनों को जो फ्लूइड भी कहते हैं ये वहाँ पर भी आते हैं। Graphical interpretation of frictional. The graph is drawn between the applied force F in frictional. If it is shown that by increasing the applied force, static frictional force F is also increased until it reaches a certain maximum value called limiting frictional. यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के दरमियान ड्रा किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम
फ्लाइट फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास प्रेशनल फोर्स जो है स्टैटिक प्रेशनल फोर्स भी इंक्रीज़ होता है। और एक लिमिट पर जब स्टैटिक प्रेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, जब अप्लाइड फोर्स हम इतना बढ़ाएंगे कि स्टैटिक प्रेशनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, तब स्टैटिक प्रेशनल फोर्स किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक प्रेशनल फोर्स में कन्वर्ट होगा और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। At this point, the object start moving and frictional force relatively decrease to a smaller kinetic frictional force if के वैल्यू which nearly remain constant। और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मोशन भी स्टार्ट करेगा और जो मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल वैल्यू में तब्दील हो जाएगी और इस टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट मोशन में होगा। Advantage of frictional friction is desirable in many cases. For example, our ability to work depend on friction between the sole of our shoes or feet in the ground। फ्रिक्शनल ज़रूरी भी होता है और कुछ चीज़ों में नुकसानदेह भी होता है और कुछ में फ़ायदेमंद होता है। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड पे तो हम ये वॉक जो पॉसिबल है किस वजह से, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल, हमारी जूतों की सोल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शनल की वजह से हम चल फिर सकते हैं। सेकंड नंबर है फ्रिक्शनल होल्ड दी स्क्रू एंड द नेल इन वुड। दूसरा जो वुड में जो कील होता है उसको होल्ड करने के लिए भी फ्रिक्शनल ज़रूरी होता है। द लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक इज़ अनदर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल। जो मैच स्टिक की जो लाइटनिंग है ये किस वजह से भी होता है, ये भी फ्रिक्शनल की वजह से पॉसिबल है। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है, फ्रिक्शनल कैन सम टाइम बी हिंड्रेंस। फॉर एग्जांपल इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट इन काज हीटिंग ऑफ द मूविंग पार्ट इन मशीनरी। ये मूविंग चीज़ को जो है उसको स्लो करता है और मशीनरी के मूविंग पार्ट जो होते हैं उसको इसमें हीटिंग पैदा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी चीज़ जो भी मशीन चलती है वो हीट अप हो जाती है, वो किस वजह से होती है, फ्रिक्शनल की वजह से। जो एनर्जी लॉस करता है उसकी वजह से हीट पैदा हो जाती है। एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल इन मशीनरी। एनर्जी जो है वेस्ट होता है फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल को कम करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है, हीट पैदा होता है, प्रोड्यूस वियर एंड टियर। और जो हमारे पास जो टूट फूट होता है वो चीज़ों में वो किस वजह से होता है, वो फ्रिक्शनल की वजह से होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, इफ वी सिट ए हेवी स्फेरिकल बॉल रोल इट एक्सपीरियंस इन अपोजिंग फोर्स का रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई चीज़ रोल करता है जिसमें जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन ए बॉडी रोल ओवर अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी, यही थी डेफिनेशन यहाँ भी दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रोल करता है ओवर ए सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इन ए मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन द बॉडी, it is a common matter of observation that a body with wheel move easily is compared to a body of the same size without wheel। ये हमारे आम मुशाहिदे में है कि जो जिस चीज़ में जिस बॉडी की व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, वो इस कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट जिसके पहिए नहीं होते वो आसानी से मूव करता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द रूलिंग फ्रिक्शनल ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रिक्शनल बाई चेंजिंग कंटेक्ट। ये किस वजह से, जब एक टायर जो है, व्हील जो है वो रोल करता है तो वो ओवरकम करता है जो फ्रिक्शनल होता है इसको बाई चेंजिंग द सरफेस। जब पहिया रोल करता है तो उसकी सरफेस जो है वो चेंजेस होती है जिसकी वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम कर सकता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल। अब हमारे पास कुछ मेथड दिए हुए हैं जिसमें जिससे फ्रिक्शनल को जो है वो कम किया जा सकता है। सब मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर गिवन बिलो बाय पॉलिशिंग। जब हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो उससे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। वी पॉलिश द रफ सरफेस दे बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शनल इज रिड्यूस। जो हमारे पास बेरिंग होते हैं, बेरिंग एक्सट्रैक्टर होते हैं, उसको हम जो इसके पॉलिश होते हैं वो देते हैं तो वो फिर स्मूथली मूव करता है, फ्रिक्शनल इसमें कम हो जाता है। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस टू सरफेस। ऑयल और ग्रीस से भी फ्रिक्शनल जो होता है वो कम हो जाते हैं। फ्रिक्शन ऑफ द सर्टेन लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द पार्ट ऑफ द मशीनरी। फ्रिक्शन ऑफ सर्टेन लिक्विड्स जो है वो लेस होता है दैट ऑफ द सॉलिड सरफेस। जो लिक्विड हमारे पास है, ऑयल और ग्रीस या अदर टाइप के जो लिक्विड है होते हैं, उसकी फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड सरफेस के लिहाज से कम होता है, तो इसलिए हम उस हार्ड सरफेस को ये ऑयल और ग्रीसेस जो है वो देते हैं जिसकी वजह से उसका फ्रिक्शनल कम हो जाता है। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, दिस मेथड कन्वर्ट दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शनल इनटू रोलिंग फ्रिक्शनल बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। ये बॉल बेरिंग होता है, जब हम चीज़ों में ये लगाते हैं तो ये इससे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कन्वर्ट हो जाता है किस में, रोलिंग फ्रिक्शनल से, जो ओवरकम करता है फ्रिक्शनल को बिकॉज ऑफ चेंजिंग दिस सर्फेसेस। नेक्स्ट है टेंशन। द पुलिंग फोर्स एक्सर्ट बाय द स्ट्रेच रूफ स्ट्रिंग केबल और कार्ड इन ऑब्जेक्ट टू विच इट इज़ अटैच इज का टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को रूफ स्ट्रिंग या केबल और कार्ड के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो इसको क्या, इस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ फुल फोर्स। ये फुल फोर्स होता है, मतलब किसी चीज़ को होल्ड करना, इसको क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। हेंस द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज द डायरेक्शन इन विच वन वुड पुल द ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग और रूफ। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन
टेंशन किस चीज़ में होता है? ऑलवेज इन द डायरेक्शन, जब हमारे हाथ की तरफ टेंशन फोर्स होता है, जब हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो टेंशन भी हमारे हाथ की, जब हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में टेंशन भी होगा। Suppose a person is holding an object of mass m at rest with the help of a string. The object exerts a force on the hand through the string in the downward direction due to its weight. By Newton's third law, the force which is exerted by the string on the hand is called the tension in the string, and it is usually denoted by T. As the object is at rest, the magnitude of the tension is equal to that of the weight of the object is shown in the figure. कहते हैं कि जब एक पर्सन है जिसने ये मास m होल्ड किया हुआ है, एट रेस्ट में है, विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के जरिए द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दी हैंड, ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है हैंड पर थ्रू अ स्ट्रिंग, रस्सी के जरिए, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है। ये वेट जो है वो डाउनवर्ड है। ड्यू टू इट्स वेट, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, द फोर्स विच इज एक्सर्ट बाय द स्ट्रिंग ऑन द हैंड इज कॉल्ड द टेंशन। और जो रिएक्शन फोर्स ये वेट हैंड पर पर्सन के हैंड पर एक्सर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं। यूजुअली डोनेटेड बाय टी, कैपिटल टी से डोनोट होता है। एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वेट और टेंशन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसी होगी, इक्वल होगी। A tool machine fully are often used to redirect a force exerted by a string is indicated in the figure. आप लोगों को a tool machine का पता होगा, ये क्या करता है? रीडायरेक्ट करता है the force exerted by the string. In the ideal case, a pulley has no mass and no friction in its bearing. Ideal case में pulley has no mass and no friction. Thus, an ideal pulley simply change the direction of the tension in the string. तो इस केस में पुली का काम क्या होता है? ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है, सिर्फ ये काम होता है। विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड से इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास आर हैंग वर्टिकली ओवर अ प्रेशनलेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, जब दो ऑब्जेक्ट अनइक्वल मासेस जिसकी मासेस एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये स्मॉल मासेस है, ये स्मॉल मास है और ये लार्ज मास है, जब ये दोनों एक स्ट्रिंग के जरिए थ्रो फुली हैंग करें वर्टिकली ओवर ऑपरेशनल लेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक पुली की जिसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है, उसका मास काउंट नहीं होगा। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एटूड मशीन। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एटूड मशीन। जब दो मासेस हैंग करें, लटकाए, थ्रो फुली अपने। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटूड मशीन। अब डिटेल से एटूड मशीन का फंक्शन पढ़ते हैं कि कैसा काम करते हैं। कंसिडर मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2 विद m1 ग्रेटर देन m2। हमारे पास टू मासेस है, एक m1 है, एक m2 है। m1 इज ग्रेटर देन m2 सस्पेंडेड बाय एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर अ फ्रिक्शनल लेस पुली फॉर्मिंग एटूड मशीन, जो कि एक एटूड मशीन के जरिए एक फ्रिक्शनल लेस पुली से और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के जरिए कनेक्टेड है। इन सच एन अरेंजमेंट m1 विल मूव डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड m2 विल मूव अपवर्ड। ये m2 स्मॉल है m1 से, तो m2 डाउनवर्ड मूव करेगा अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि मास जब बड़ा होगा तो उस पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। और इसके रिजल्ट में दोनों एक्सट्रीम से अटैच है, तो m1 जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। टेंशन टी इन एक्सेलरेशन ए विल बी द सेम फॉर बोथ द बॉडी। तो जिस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेशन क्या है? वेट होगा। जब ये दोनों जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा उतनी ही मैग्नीट्यूड में टेंशन भी इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्सेलरेशन विल बी द सेम, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फॉर बोथ द बॉडी विल बी द सेम। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन m1। अब m1 के लिए m1 पर टू फोर्सेज एक्ट करेगा, एक इसका वेट होगा और एक इसमें क्या होगा? टेंशन होगा। इट्स वेट w1 इज इक्वल टू m1g एक्टिंग डाउनवर्ड। m1g जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग t एक्टिंग अपवर्ड, जबकि इसका टेंशन जो है t अपवर्ड एक्ट करेगा। एज m1 इज मूविंग डाउनवर्ड द नेट फोर्स इफ नेट एक्टिंग ऑन इट इज डाउनवर्ड ड्यू टू विच एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस इन इट। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि हमने कहा कि m2 जो है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो भी डाउनवर्ड ही होगा। तो हमारे पास नेट फोर्स m1 पर क्या होगा? इफ नेट इक्वल टू w1 माइनस t1 टी टेंशन जो कि है टी जो है टेंशन है। जब हम इसमें एफ नेट हमारे पास क्या है? m1 न्यूटन लॉस के मुताबिक हमारे पास एफ किस चीज़ के बराबर है? m1 क्या है? मास ऑफ इस बॉडी m1 ए जो कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। m1 जी क्या है? वेट है, और टी क्या है? टेंशन है। जब इसको हम कुछ अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? टी इस साइड पर आएगा और m1 ए जो है वो इस साइड पर आएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा टेंशन की, जो कि है m1g माइनस m1a। सिमिलरली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दी मास 2। इसी तरह m2 पर जो मास होगा, जिस वेट से ये अपवर्ड मूव करेगा, टेंशन भी
इसमें इसका वेट जो है वो वेट तो सबको पता है कि वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जितना वेट इसका होगा उतनी ही इसमें टेंशन भी पैदा होगी। W2 एक्ट डाउनवर्ड, T1 एक्टिंग अपवर्ड, एज M2 इज मूविंग अपवर्ड। जैसे कि हमें पता है कि M2 टू अपवर्ड मूव करेगा, द नेट फोर्स F2 एक्टिंग ऑन इट इज अपवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये अपवर्ड मूव करता है तो नेट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस इन इट। और इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये मोशन में है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास u बनेगा इफ नेट 2 इक्वल टू t माइनस W2। यहाँ पर जो है टेंशन जो है अपवर्ड है और वेट जो है वो डाउनवर्ड है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा M2A इक्वल टू t माइनस M2 जी। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास M2 जी इस साइड पर लाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये इक्वेशन। सिंस बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल टू 2, हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम इसको कंपेयर t और t दोनों टेंशन के लिए आए हैं तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे कुछ रीअरेंजमेंट से हम इसमें से a जो है ये इसमें भी कांस्टेंट है, दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं और इससे हम क्या g कॉमन ले सकते हैं। और जब दोनों साइड को m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये साइड जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा a, और ये तो कैंसिल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच बोथ द मासेस आर मूविंग। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये दोनों बॉडी मूव करेगा यहाँ पर, ताकि एक्सेलरेशन इन टेंशन इन इट वुड मशीन। तो टेंशन तो हमने फाइंड किया कि पहली बॉडी में M1 मास में इतना टेंशन होगा, M2 में इतना होगा, और इसका एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे तो वो है ये एलिवेटर इन एटवुड मशीन। आप एलिवेटर और एटवुड मशीन में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों एक ही काम करता है, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल वी कॉल इट सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अम्यूजमेंट राइड ए स्पेरिस व्हील शोन इन द फिगर। ये एक सर्कुलर मोशन आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें झूले होते हैं जिसमें वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, which make us move in a circular circular motion is of two types. Circular motion हमारे पास कितने टाइप की होती है, टू टाइप। when speed of the moving object does not change as its travel in a circular path it is called uniform circular motion। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो यूनिफॉर्म को, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। however when there are variation in speed for an object moving in circular path we call it non uniform circular motion। और जब इसका मोशन वेलोसिटी और स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस in a body either by increasing or decreasing its magnitude of the velocity known as speed or by changing direction of the velocity। हमारे पास जब वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो इससे की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। व्हेन बॉडी मूव इन सर्कल, जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है इट कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। दिस मीन दैट द ऑब्जेक्ट मूव एट टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ इन विच इट मूव। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव करता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी होगी। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी समझते हैं। टाई ए बॉल टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट इट अराउंड हेड बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन ट्रेवल इन अ सर्कल। एक स्ट्रिंग के साथ पत्थर को बांधते हैं और दूसरे को हाथ में पकड़कर सर्कुलर मूव करते हैं। इफ यू लेट गो ऑफ द स्ट्रिंग, जब आप स्ट्रिंग को छोड़ते हैं, द बॉल विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये एक बाल है जो एक स्ट्रिंग के साथ हो क्या हुआ है, एक पर्सन ने पकड़ा हुआ है। जब ये मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो ये ऐसा मूव करेगा, लेकिन जब ये स्ट्रिंग को छोड़ देगा तो ये स्ट्रिंग और पत्थर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। द सेम फिनोमेना इज यूज इन अ हैमर थ्रोन गेम व्हेन द एथलीट वाइल एंड लेट द हैमर गो एट ट्रेवल ए स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ये सेम फिनोमेना हैमर थ्रो जो गोला फेंकने वाला गेम होता है उसमें ही होता है। हाउएवर एज देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन इन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। लेकिन इस मोशन में ये तो पहले सर्कुलर मूव करता है और फिर एकदम से छोड़ देता है, लेकिन जब ये सर्कुलर मूव करता है तो इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है जिसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि जब ये डायरेक्शन की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज होता है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड द सेंटर होगा, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन द, यहाँ पर एक इक्वेशन से समझते हैं। पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन सर्कल ऑफ रेडियस आर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, जो मूव करता है विद वेलोसिटी वी इन सर्कल ऑफ रेडियस आर
द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो कि डिनोट होता है एस सी से, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। द नेगेटिव साइन शो द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। यहाँ भी इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगा उधर एक्सेलरेशन भी विदा होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन नेट फोर्स हैज टू एक्ट ऑन द सिस्टम। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वह नेट फोर्स भी एक्ट करेगा। द नेट फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, और उस फोर्स का डायरेक्शन टू इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। हमने पढ़ा भी है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करेगा उसमें क्या कौन सा फोर्स होगा, सेंटीपिटल फोर्स होगा, और जो भी जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसमें सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगा। जब हम एक्सटेंस से पत्थर को बांधते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो इसमें सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाता है। जब हम इसको सर्कुलर मूव करते हैं तो इसमें सेंटीपिटल फोर्स होगा, लेकिन जब इसको छोड़ देते हैं तो इसमें सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाता है। हिंस द इफेक्ट ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स इज टू कंटिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये सेंटीपिटल फोर्स क्या करता है, कंटिन्यूसली चेंज करता है द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। और जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो सेंटीपिटल फोर्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ले जाता है। द सेंटीपिटल फोर्स एफ सी जो कि डिनोट होता है एफ सी से बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटन इज। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से वो किस चीज़ में बराबर, किस चीज़ का बराबर होगा, एम ए सी की। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3.14, इस इक्वेशन में जब हम ए सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स किस चीज़ के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के। तो ये आप लोगों को याद करना होगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करें या वेलोसिटी फाइंड करें, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, नेगेटिव ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के। Application of centripetal force. The following are some daily life application of centripetal force. Banking up road. When a car move along a curve, centripetal force is required. In the absence of this force, the force will skid up the road. सेंटीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन है बिंकिंग अप रोड। जब रोड जो कर्व होता है उसमें भी सेंटीपिटल फोर्स ज़रूरी होता है। अगर सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो गाड़ी जो है वो स्किड करेगा और स्लाइड करेगा, रोड से बाहर चली जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स। अब इस केस में सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। जो कंडक्टिंग एरिया है बिटवीन टायर एंड रोड की वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड कीप द कार मूविंग ऑन द कर्व पाथ। और कार को जो है वो उसका मोशन बरकरार रखेगा। हाउएवर इफ द टायर आर वॉर्न आउट और द रोड इज स्लीपी ड्यू टू सम रेन, अगर रोड जो है वो स्लीपी होगा ड्यू टू रेन और स्नो और आइस स्पेल, द फ्रिक्शन विल नॉट बी इनफ टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो इस केस में फिर फ्रिक्शनल फोर्स इतना इनफ नहीं होगा जो कि सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो इस केस में गाड़ी जो है वो स्किड करेगी, रोड से बाहर चली जाएगी। फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेवल ऑफ द आउटर एज ऑफ द राउंड ट्रैक इज कीप स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द इनर एज इज नोन एज बिंकिंग ऑफ द रोड। तो इस केस में फिर क्या होता है, द रोड जो है उसकी बाहर जो एजेस होते हैं वो थोड़ी सी ऊपर सा हो जाते हैं, ताकि करो सा बनाते हैं, ताकि गाड़ी जो है उस पर इस कंपेयर टू इनर एजेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर सा हो जाते हैं। इस तरह करो सा बनाते हैं ताकि गाड़ी आसानी से चल सके और सेंटीपिटल फोर्स जो नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। इन दिस केस द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल इंक्रीज फ्रिक्शनल ऑफ द प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स पर टर्निंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। तो फिर इस केस में जो नॉर्मल फोर्स की जो कंपोनेंट होते हैं वो फिर नेसेसरी इंक्रीज द फ्रिक्शनल और प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, फिर वो उस फ्रिक्शनल फोर्स को जो है वो इंक्रीज करेगी जो कि नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ वाई रोड मस्ट बी स्टिफली बैंकिंग पर हायर स्पीड एंड शार्प करो। तो इस लिहाज से जो रेसलिंग होता है उसमें भी यही फिनोमेना यूज़ होता है, बैंकिंग अप रोड होते हैं। सिंस द रेस कार ट्रैक आर डिजाइन पर हाई स्पीड, एवरी टर्न हैज इट्स ओन लिमिटिंग स्पीड टू पास डिपेंडिंग अपॉन द बैंकिंग प्रोवाइड। तो इस केस में जो स्पीडिंग कार होते हैं उसके लिए जो रोड वो खास तौर पर डिज़ाइन हुआ होता है, क्योंकि हर मोड़ पर जो है वो बैंकिंग दिया हुआ है, उस लिहाज से वो अपना स्पीड स्लो और तेज़ रखते हैं ताकि उसको आसानी से कवर कर सकें। अगर इसका स्पीड उस एजेस के लिहाज से जो जितना बैंकिंग दिया हुआ है उसे तजावुज़ कर सके तो फिर वो सीधा बाहर चली जाएगी। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन है जो
अब हम पढ़ेंगे जो कि चीज़ों को स्पिन करते हैं। जो स्पिनर मशीन होता है वो भी इसी जो पानी को बाहर निकालता है, कपड़ों को ड्राई करता है, तो वो भी इस मशीन का फंक्शन है। सेंट्रीफ्यूज उसको कहते हैं। द सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस दैट सेपरेट्स सब्सटेंस सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय स्पिनिंग अ सैंपल ऑफ लिक्विड वेरी क्विकली अराउंड एन एक्सिस। तो ये सेंट्रीफ्यूज वो डिवाइस है जो कि अपने एक्सिस में चीज़ों को स्पिन करता है, जिससे इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो जो सस्पेंडेड सब्सटेंस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन स्मॉल डेंसर पार्टिकल फाउंड इन द लिक्विड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब ओबेइंग न्यूटन तड़ला ओबे करता है, और जो सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में इनसाइड द टेस्ट ट्यूब जो है वो मूव करता है। द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब अप्लाई अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल टू कीप देम मूविंग इन अ सर्कुलर आफ्टर रनिंग द सेंट्रीफ्यूज एट अ हाई स्पीड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम द पार्टिकल बिकम clumped together at the bottom of the test tube which can be collected and then and this sample is analyzed। तो इसमें जो सारे सब्सटेंस होते हैं लिक्विड में उसको ये सेंट्रीफ्यूज मशीन हाई स्पीड से स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बॉटम में एक क्लम्प सा बन जाते हैं, जिसको फिर कलेक्ट किया जाता है। सम सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल कैन बी यूज इन सम कॉमनली यूज डिवाइस। कॉमनली यूज डिवाइस में सेंट्रीफ्यूज यूज होता है। वो हमारे पास क्या है? सेपरेटर। सेपरेटर इज सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस दैट सेपरेट मिल्क इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा जो हम लस्सी से जो देसी घी होता है या मक्खन होता है उसको सेपरेट करते हैं, तो वो भी इस मशीन के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, जिससे वो इसे हाई स्पीड के साथ स्पिन करते हैं, जिससे उस सॉलिड मटेरियल जो है वो क्लम्प सा बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। In this machine, milk is boiled rapidly. Since the milk is a mixture of light and heavy particle, when it is rotated, the light particle together in the axis of the rotation, where the heavy particle go away, and hence cream can be easily separated from the milk. ये है वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन स्पिनर या ड्रायर आप लोगों को मैंने बताया कि वो भी इस फिनोमेना पर वर्क करते हैं। वॉशिंग मशीन ड्रायर इज अ काइंड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर विद स्मॉल होल। ड्रायर जो है आप लोगों ने देखा होगा वो एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। एंड इट्स वाल वेट क्लॉथ और फ्लेज इन दिस सिलेंडर। गीले कपड़े जो इस सिलेंडर में लगे रख दिए जाते हैं एंड देन रोटेट रैपिडली। तो इसको रोटेट करते हैं। वाटर मूव आउटवर्ड टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स ड्रेन आउट थ्रू द होल। जो पानी जो है वो आउटवर्ड मोशन स्टार्ट कर देते हैं और के जरिए जो है वो बाहर चले जाते हैं। दिस वे क्लॉथ बिकम ड्राई, और इससे इस तरीके से कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 3 है। डायनामिक बहुत लेंथी चैप्टर था, वीडियो भी लंबी बनेगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सारी बुक्स जो है वो इंशाल्लाह कवर करूँगी। तो आप लोगों का SST जो टेस्ट है, या आप लोग मैट्रिक 9 क्लास में है 10 क्लास में है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्प करेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज रहता है, तो फिर हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 MCQs हैं। फर्स्ट नंबर है द 30 kg ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड फ्रॉम द रूफ सच दैट द टेंशन इन द रूफ इज इक्वल टू इट्स वेट। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पर हमसे वेट मांगा गया है कि वेट कितना होगा जब मास 30 kg है और जो टेंशन इन द रूफ है वो इक्वल है किस चीज़ का? वेट का। तो टेंशन इक्वल है वेट का, तो हमसे क्या मांगा गया है? वेट मांगा गया है और मास दिया हुआ है। तो हमारे पास वेट किस चीज़ के बराबर है? mg की। m हमें दिया गया है और g हमारे पास क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, m की जगह 30 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 98 फाइन की जगह हम 0 नीचे लगाएंगे तो हमारे पास ये इससे ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आएगा 9.8। जब हम इसके 98 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3s are 24, 9 3s are 27, 27 28 29 और वेट का क्या यूनिट है? न्यूटन। ये फोर्स है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो हमारे पास सही ऑप्शन है 294। ये गलत मार्क किया गया है, तो हमारे पास सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन आफ्टर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0 kg। यहाँ पर हमसे फोर्स मांगा गया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास क्या है? 0.5 kg। सिंपल फोर्स मांगा गया है, तो फोर्स हमारे पास न्यूटन लॉ से हमें मालूम है ma के बराबर है। वैल्यू पुट करेंगे, मास क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन क्या है? 10। जब हम पॉइंट के जरिए 1 नीचे लगाएंगे और 5 की जगह 0, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 5 न्यूटन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 3 है बॉल ए कोलाइड विद अ बॉल बी विच इज़ एट रेस्ट। बॉल ए जो है वो बॉल बी से कोलाइड करता है, जो कि ऑलरेडी रेस्ट में प्रेजेंट है। आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोलिजन के बाद कौन सा कंडीशन जो है जो कि पॉसिबल नहीं होगा? ए बॉल ए कम टू द रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट मूविंग
ये भी पॉसिबल है कि बाल एक रेस्ट में आ जाए और बाल भी जो है वो मोशन स्टार्ट करे, बोथ बाल मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये भी पॉसिबल है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करे, बोथ बाल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, बोथ बाल आर एट रेस्ट। बट ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों बाल रेस्ट में आ जाए, क्योंकि कोलिजन के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से अपनी एनर्जी शेयर करेगी। एक कोलिजन के बाद तो हाँ एक में या बोथ दोनों में मोशन ज़रूर होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि बोथ बाल वेलकम टू रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मास ऑफ ए कार दैट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड अ मोमेंटम ऑफ 22,000 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमसे मांगा गया है कि मास क्या होगा एक कार की जो कि ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, एक मोमेंटम क्या है 22,000 मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हाँ के जी मीटर पर सेकेंड है। तो क्या मांगा गया है, मास मांगा गया है। तो हमें पता है मोमेंटम की डिफिनीशन से कि मोमेंटम हमारे पास इक्वल है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की। तो जब हम मास को फाइंड करेंगे तो मास को यहाँ छोड़ेंगे, दोनों साइड v पर डिवाइड करेंगे तो वी हमारे पास m आएगा, मोमेंटम डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब वैल्यू पुट करेंगे, मोमेंटम हमारे पास है 22,000 डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या है 20। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास आएगा 1100। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1100। क्वेश्चन MCQ नंबर 5 है एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू मून शुड हैव। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ पर प्रेजेंट है और जब हम इसको मून में ले जाएंगे तो क्या होगा, लेस मास डिवाइड बाय लेस मास होगा या लेस वेट होगा। मास तो कांस्टेंट है, मैंने आप लोगों को पहले भी किया गया है, आप लोगों को MCQ में भी आ सकता है कि मास जो है वो चेंज होगा। ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस किसी चीज़ का भी कम नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो डिक्रीज़ किया गया है। सेम मास मोर वेट यहाँ पर ये तो ठीक है लेकिन मोर वेट दिया ही गया है। और हमने कहा कि मून पर जो वेट है वो 1.6 न्यूटन है, जो कि अर्थ के लिहाज से अर्थ पर क्या है 9.8 न्यूटन, जो कि अर्थ से बहुत कम है। तो यहाँ पर मोर वेट दिया गया है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। सेम मास लेस वेट, तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि वहाँ पर 1.6 न्यूटन है, डिक्रीज होता है, तो ये ठीक है। और सेम मास भी कांस्टेंट रहेगा, लेस मास सेम वेट, तो ये भी अपोजिट है, ये भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। आप लोगों को मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, टू फोर्सेस के दरमियान रेशो है और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन, एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ नो यूनिट। नेक्स्ट है द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूव विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पर एक यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस क्या है 3 मीटर है। मास ऑब्जेक्ट का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उसका मास क्या है 1 kg, वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, और क्या मांगा क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मांगा क्या है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी डिवाइड बाय आर, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो हमारे पास हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है वेलोसिटी हमारे पास क्या है 6 और होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लेंगे और आर क्या है 3 मीटर। तो हमारे पास 6 आर 36 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 आर 6, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ 12 एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव होगा, ये हमें डायरेक्शन शो करता है। मैंने आप लोगों को बताया है, अगर ये आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन मांगा नहीं किया है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया गया, तो इसमें क्या है 12 सही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ मांगे तो फिर आप नेगेटिव लगा सकते हैं, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगा अपोजिट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी टाइम द सेंटीपिटल फोर्स विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ द मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल। कहते हैं कि हमारे पास फोर्स कितना इंक्रीज होगा, फोर्स मांगा गया है कि कितना इंक्रीज होगा जब हम क्या करेंगे द सेंटीपिटल इफ द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल। जब हम मास क्या करेंगे डबल ऑफ इनिशियल मास करेंगे तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स कितना बढ़ेगा। तो हमारे पास फोर्स की फार्मूला है इट इक्वल टू -mv² डिवाइड बाई आर। ये डायरेक्टली रिलेटेड है मास के, जो जब हम मास ये इनिशियल मास होगा, इनिशियल सेंटीपिटल फोर्स होगी, तो हमारे पास जब हम मास बढ़ाएंगे तो हमारे पास फाइनल जो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होगा वो होगा जब हम ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जब हम इसकी जगह 2 इनिशियल v² डिवाइड बाई आर पढ़ेंगे तो हम एफ फाइनल होगा -2f इनिशियल। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको यहाँ पर थोड़ा
सही से लिखते हैं। हमारे पास इनिशियल मास का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, या मैं इनिशियल डायरेक्ट लिखूंगा, जो कि है mv इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। जब हम मास को डबल करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो जब हमारे पास फाइनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा 2 ऑफ इनिशियल वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, इस चीज़ का, इनिशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो हम इस पर इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम, 2 है ना, तो ये हमारे पास क्या बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा। और इसमें कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, लेकिन ये नेगेटिव, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है, ये नेगेटिव नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन में क्या है, 6 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ किया कि ये हमारे पास कितना बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन एक्ट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नीचे फोर्स दिया गया है कि इसमें कौन सा फोर्स जो है वो एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, रोटेशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि आप लोगों ने पढ़ा बैंकिंग अब्रोड में, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मूव करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट वगैरह है, प्लेनेट वगैरह, तो कौन उसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारे पास इन एम्प्टी सूटकेस इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ बस ऑन इट्स फ्लोर ट्रेवलिंग एट अ हाई स्पीड व्हेन द बस ब्रेक सडनली द सूटकेस स्लाइड। कहते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी सूटकेस है जो कि बस के दरमियान में रखा गया है फ्लोर पर, और बस जो है वो हाई स्पीड से ट्रेवल स्टार्ट करे तो सूटकेस और हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जब वो सडनली ब्रेक ले ले तो सूटकेस किस साइड में स्लाइड करेगा, तो अब इसलिए वो क्या है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इन द न्यूटन थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन फियर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे, कहते हैं कि न्यूटन लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करता, मतलब बैलेंस नहीं करता। मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटन का लॉ जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करता। अगर एक बंदा एक बाल को किक करता है तो बंदा जो पुट है वो बाल को किक करे तो पुट जो है वो एक्शन करेगा, और बाल जो है वो रिएक्शन करेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए बॉडी अलग होगी तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्ट ऑन थर्ड बॉडी, प्रोड्यूस फ्रिक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। ये रहा इस चैप्टर नंबर 3 डायनामिक का क्लास 9 का एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।